नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पैट की परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई है। आगामी 20 अगस्त 2021 को 2 पालियों में ये परीक्षा होगी और काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि 20 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया हुआ है और 15 लाख से अधिक लोग पूरे आकर के परीक्षा देंगे। काफ़ी कॉम्पिटिटिव परीक्षा है। लेखपाल और वीडियो के लिए अक्टूबर माह में जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जिनका स्कोर पैट की परीक्षा में 60% से अधिक होगा। इसलिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा पैट की परीक्षा में। आप सभी लोगों की तैयारी के क्रम में एक मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है और इस मॉडल पेपर में कुल 50 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न पैट की परीक्षा के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है आयोग के द्वारा वहाँ से उठाए गए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। प्राचीन भारत है, आधुनिक भारत है, भूगोल, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, ग्रामर। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर को भी मैंने शामिल किया है। इसके बाद साइंस, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, इन सारे टॉपिक्स को मैंने शामिल करते हुए कुल 50 प्रश्नों का एक टेस्ट तैयार किया है। जिन लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है वो कोशिश करें कि इस टेस्ट में 40 से अधिक प्रश्न उनके सही हों। जी हाँ, पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद उनके 40 से अधिक प्रश्न अगर सही होते हैं तो उनकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी से उठाए गए हैं प्रीवियस ईयर से, और कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं। सभी टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए। पहला प्रश्न देखिए, सैंधव घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता पहला टॉपिक प्राचीन भारत का। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सबसे पश्चिमी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। कालीमंगा राजस्थान काली चूड़ियों के लिए फेमस है। लोथल डॉकयार्ड था। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। एक बार ऑप्शन में शेर दिया था और एक बार गाय। सैंधव सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाघ, अश्व, हाथी, शेर। इस तरह के प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर अभ्यर्थी उत्तर दे। जी हाँ, सैंधव सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा शेर से। बाघ से परिचित थे, अश्व से परिचित थे, हाथी से परिचित थे, सांड से भी परिचित थे, लेकिन अगर ऑप्शन में गाय आ जाए तो गाय से परिचित नहीं थे। जबकि ये हो नहीं सकता कि गाय के बिना सांड आ जाए, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है साक्ष्यों के आधार पर। सिंधु घाटी सभ्यता पे ये 2 बार प्रश्न बन चुका है जिसमें ऑप्शन गाय को दिया था और आयोग ने गाय को टिक माना है। ठीक है, सांड से परिचित थे लेकिन गाय से परिचित नहीं थे साक्ष्यों के आधार पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? शेर और गाय से। जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको ध्यान में रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गणित के कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी उन्होंने ज्ञात कर रखी थी। उसमें से एक प्रश्न पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता के मापक बाटों का जो तोल था वो किस गुणन भार के होते थे? 14 गुणज भार के, 10 गुणज भार के, 16 गुणज भार के, 8 गुणज भार के। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी, 16 गुणज भार के। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मापक बाटों के तोल का जो गुणन भार था वो 16 गुणज भार के थे। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, गायत्री। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि ये जो सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है ये किस देवता को समर्पित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गायत्री। किस देवता को समर्पित है? कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? देवनागरी, पाली, खरोष्टी, ब्राह्मी।
5वें का सही जवाब क्या होगा? ब्राह्मी। ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल भी आपका सिलेबस का हिस्सा है। ब्राह्मी ऋग्वेद की मूल लिपि। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा सामवेद। सामवेद। 50 प्रश्न है आपकी परीक्षा में, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, इसलिए ध्यान रखिएगा 60 से अधिक प्रश्न आपके सही होने चाहिए पेपर में, और यहाँ पर इस टेस्ट में 40 से अधिक प्रश्न। बेहतरीन तैयारी आपको करनी है, अपना आकलन खुद कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। समसामयिक का मतलब है कि 3 लोग एक समय में एक ही जीवन धारा में जीवित थे और एक जो है नहीं था, ये मतलब है। कौन सा एक अन्य तीनों से समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रेषणजीत। आपके सिलेबस में गौतम बुद्ध और जैन धर्म की शिक्षाएं जो है इस पर पूछा जाएगा प्रश्न। 1 या 2 प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब है बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रेषणजीत, ये तीनों ही समकालीन थे, जबकि मिलिंद नागसेन से सुमेल होगा। ठीक है, ये 2 बार पूछा गया प्रश्न। प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। अब यहाँ पे देखिए 3 बार पूछा गया प्रश्न है, जिसमें से 1 बार अंग के ऊपर पूछा गया और 2 बार ये पूछा गया यूपी SSS में कि कुरुक्षेत्र और मगध साम्राज्य, अंग राज्य का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किस में मिलता है? ये प्रश्न यहाँ पर है। और बाकी 2 प्रश्न जो यूपी SSS में पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र और मगध का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद या फिर ब्राह्मण में देखने को मिलता है हमें? सही जवाब क्या होगा? अंग देश वही जहाँ के राजा कर्ण थे, इसका उल्लेख सर्वप्रथम हमें मिलता है अथर्ववेद में। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि कुरुक्षेत्र और मगध का उल्लेख, क्योंकि जो कि 2 बार पूछा गया है यूपी SSS में, कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका भी जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद, ध्यान रखिएगा। टोटल 3 बार पूछा गया है इस तरह का प्रश्न। मौर्य काल में तक्षशिला किसके लिए फेमस था? विद्या अध्ययन, वाणिज्य व्यापार, कला शिल्प, उपरोक्त सभी। मौर्य काल का तक्षशिला विद्या अध्ययन के लिए, वाणिज्य व्यापार के लिए, कला शिल्प के लिए, तीनों के लिए ही फेमस था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा एक लोकगीत है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला उत्तर प्रदेश का एक लोक गीत कजरी है। कजरी, कजरी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति, प्रश्न ये भी पूछा गया है कि खरवार जनजाति कहाँ निवास करती है, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है? खरवार जाति द्वारा छोलिया नृत्य, कर्मा नृत्य, छुरिया, चरकुला। सही जवाब हो जाएगा कर्मा नृत्य। 11वें का बी, कर्मा नृत्य। कहाँ किया जाता है? सोनभद्र और मिर्जापुर में। सोनभद्र और मिर्जापुर में। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसिद्ध उत्सव सुलह कुल की नीति किसने लाया था? अकबर महान ने। और ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है पीसीएस में भी और यूपी SSS में भी। आज की डेट में भी सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है कई तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। सुलह कुल मेला भी लगता है। सुलह कुल उत्सव और सुलह कुल मेला कहाँ लगता है, किस जनपद में? तो ध्यान रखना है आपको, आगरा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है इस उत्सव को, सुलह कुल उत्सव, आगरा। जैन और बौद्ध के लिए, दोनों के लिए कंबाइंड रूप से फेमस स्थल है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आगामी महाकुंभ अब किस वर्ष होगा? 2022, 2023, 2024, 2025। सही जवाब है, आखिरी बार 2013 में हुआ था।
ऑप्शन डी 2025। 2025। उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी? हिंदी का सिलेबस स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हिंदी के प्रश्न अब देखने को मिलेंगे। उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में कब मान्यता दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? सही जवाब क्या होगा? सोचिए, 14वें का सही जवाब क्या होगा? सी 1989। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बोली नहीं आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली? पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बोली नहीं आती है? अवधी आती है, बघेली भी आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है, ब्रजभाषा या खड़ी बोली इसमें शामिल नहीं है। 15वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। कुल कितनी उपभाषाएं हैं, उनका नाम भी पता होना चाहिए आपको। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 5। पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, 5 ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जो मोल लिया हुआ हो, कृत। लाल कमल के लिए एक शब्द, कोकनद। उपकार को ना मानने वाला, कृतज्ञ। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न मैंने उठाया है यूपी SSSC से। काफ़ी अच्छा प्रश्न मुझे लगा। सही जवाब क्या होगा? पहला सही है, दूसरा भी सही है। कोकनद कहा जाता है लाल कमल के लिए एक शब्द। उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न होता है और उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी। जो सिलेबस में दिया हुआ है आपको उस हर टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। उस टॉपिक पर जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना है परीक्षा के लिए, क्योंकि प्रश्न वहीं से दिया जाएगा जो कि सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो सिलेबस में जितना कुछ दिया हुआ है उस सभी के सभी आपको तैयार कर लेना है 20 अगस्त तक। निम्नलिखित में से प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची से दिया गया प्रश्न है ये। दृष्टा, छवि, आलोक, दीप्ति, धूति भी इसको कहा जाता है। कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। प्रकाश का पर्यायवाची कौन सा एक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा दृष्टा। दृष्टा, ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। नाम याद रखिएगा। दीप्ति, छवि, आलोक और धूति, ये चारों प्रकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि दृष्टा जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है। बातों में उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बातों में उड़ाना, हंसी करना, बढ़ चढ़कर बात करना, ध्यान ना देना, भुलावे में रखना। सही जवाब हो जाएगा 19वें का ऑप्शन सी, ध्यान ना देना। बातों में उड़ाना, ध्यान ना देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि संबंधी अशुद्धियां, शुद्ध अशुद्ध है, संधि भी दिया हुआ है आपके सिलेबस में। तो यहाँ पर कौन सा एक अशुद्ध है? 3 शुद्ध है और एक अशुद्ध है, आपको बताना है अशुद्ध। अत्यधिक, तदोपरांत, संवाद, दुर्वस्था। सही जवाब क्या होगा? 20वें का सही जवाब क्या होगा? सोचिए। अगर आपका हिंदी कमज़ोर है सेक्शन, तो हिंदी पर आपको फोकस करना होगा। आपके जो टॉपिक कमज़ोर हैं उस टॉपिक को अवश्य समय दीजिए। अब समय आ चुका है कि कम से कम डेली बेसिस पे आप 10 से 12 घंटे पढ़ें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए। तो यहाँ पे जो अशुद्ध है वो है तदोपरांत।
यहाँ पे तदु होगा, तदुपरांत, ना कि तदोपरांत, ठीक है। और कई बार एग्जाम में दुरावस्था पे भी प्रश्न बना है, तो लोग सोचते हैं दुरावस्था होता है र के बाद अ की मात्रा, तो वो गलत हो जाता है। ये दुर्वस्था एकदम सही है, ठीक है। हिंदी के लिए हरदेव बाहरी की पुस्तक आती है, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, वहाँ से आपका हिंदी अच्छे से कवर अप हो जाएगा, उसको ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे तदु होगा, तदुपरांत, ना कि तदोपरांत, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते जाइए कितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ज्योग्राफी। भारत का सबसे पुराना शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, कावेरी नदी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके सिलेबस में नदियां, घाटियां और प्रोजेक्ट दिया हुआ है ज्योग्राफी में, वहाँ से ये प्रश्न है। मिदनापुर नहर, कंसावती नदी, तवा प्रोजेक्ट माही नदी, मैटूर प्रोजेक्ट कावेरी नदी, उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी। लोअर यूपी ट्रिपल एससी का प्रश्न है ये। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी, तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। बाकी तीन सही हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मिदनापुर नहर वाला प्रश्न है ये 2 बार पूछा गया है। एक बार कंसावती नदी को ऑप्शन में दे रखा था, एक बार कसाई नदी, तो इसको दोनों ही सही है, ठीक है। वहाँ पर लोकल में उसको कसाई नदी भी कहा जाता है। मिदनापुर नहर, पेपर में कंसावती नदी भी ठीक होगा और कसाई नदी भी। यूपी ट्रिपल एससी में ही 2 बार पूछा गया है ये। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नेपा नगर किस हेतु फेमस है? नेपा नगर, सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा, अखबारी कागज। सही जवाब हो जाएगा नेपा नगर जो फेमस है वो अखबारी कागज के लिए है। 23वें का हो जाएगा ऑप्शन डी, अखबारी कागज। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है? हरिद्वार से हल्दिया, कानपुर से प्रयागराज, कानपुर से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया। सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है प्रयागराज से हल्दिया, ऑप्शन डी। निम्न में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कांडला, कोचीन, मुंबई, विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? या फिर यूं कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। 26वें का सही जवाब क्या होगा? बी, चेन्नई, चेन्नई। बाकी कांडला, पारादीप, मुंबई ये सभी प्राकृतिक हैं और चेन्नई आर्टिफिशियल है, मैनमेड है। भारत सरकार द्वारा किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर, 23 सितंबर। किसान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी, 23 दिसंबर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 19 जनवरी, 20 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। ध्यान रखना है आपको, 24 जनवरी पूछा गया प्रश्न है ये यूपी ट्रिपल एससी में ही। निम्न में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि, जिसको कि भारत में झूम कृषि भी कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि की जाती है? उत्तर प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, गुजरात।
सही जवाब हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन सी। नागालैंड में झूम कृषि की जाती है। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर को शामिल नहीं किया है, अगले वीडियो में करंट अफेयर भी शामिल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? साइंस का एक क्वेश्चन है ये। प्रश्न है, कौन सा एक फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला, वैस्कुलर माइकोरोजा। परीक्षा में आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा जैव उर्वरक किस फसल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, या फिर ये भी प्रश्न दे सकता है किसी स्पेसिफिक फसल का नाम दे देगा और उसका कौन सा जैव उर्वरक ऑप्शन में होगा वो आपसे सुमेल करवा लेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है। यहाँ पे फॉस्फेटिक जैव उर्वरक सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का डी, वैस्कुलर माइकोराइजा। धान के खेत के लिए नीलहरित शैवाल। दालों जो होती हैं पल्स, दालों की जड़ों में राइजोबियम जैव उर्वरक यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैस्कुलर माइकोराइजा। मक्का के खेतों में जो है एजोला यूज़ किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संसद सिलेबस का हिस्सा है। संसद से जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, अच्छे से तैयार करिएगा। जो जो टॉपिक में लिखा हुआ है सिलेबस में, उस हर पॉइंट से जितने प्रश्न बन सकते हैं उन पॉइंट्स को तैयार करिएगा एग्ज़ाम के लिए, बेहतर तैयारी के लिए। भारत की संसद किससे बनती है, या फिर ये कहा जाए कि भारत की संसद में मेनली क्या शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या उपरोक्त सभी? तो भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही शामिल हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी, डी इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा एक हास्य गैस, हंसी दिलाने वाला गैस है? नाइट्रोस ऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। 32वें का सही जवाब क्या होगा? हास्य गैस, लाफिंग गैस कहा जाता है ऑप्शन सी को। ध्यान से देखिए, नाइट्रस ना कि नाइट्रिक, नाइट्रस ऑक्साइड, सी को ध्यान से देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस कहा जाएगा। लेड पेंसिल में क्या होता है? लेड पेंसिल में क्या होता है? लेड, ग्रेफाइट, आयरन सल्फाइड, लेड सल्फाइड। अब लेड पेंसिल कौन सी पेंसिल होती है? जो हम स्कूल में जिससे हम लिखते हैं, सिंपल पेंसिल, साधारण पेंसिल, उसी पेंसिल को लेड पेंसिल कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। उसमें जो काले रंग का होता है, जिसको सिक्का कहा जाता है, पेंसिल के बीच का हिस्सा, वो होता है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी, ना कि लेड। ठीक है, लेड पेंसिल नाम जरूर होता है लेकिन उसके अंदर होता है ग्रेफाइट। यूपी का प्रश्न है ये, साइंस के सभी प्रश्न पूछे गए हैं। निम्न में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान होगा? चारकोल, कोयला, कोक, काजल। प्रश्न है, इन चारों में से कोयले का अंश, कार्बन अंश सर्वाधिक किस में होगा? चारकोल, कोयला, कोक, काजल। सही जवाब है 34वें का ऑप्शन डी, काजल। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। चलिए 35वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सर्वाधिक यौगिक का निर्माण किया जाता है कार्बन के द्वारा। कार्बन, कार्बन। क्रायो प्रिजर्वेशन एक तकनीक है जिसमें उपयोग किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन कहाँ यूज़ किया जाता है? रॉकेट्स में यूज़ किया जाता है, जो कि अंतरिक्ष में जाते हैं जो रॉकेट, उसमें यूज़ किया जाता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन एक तकनीक है जिसमें उपयोग किया जाता है द्रव हाइड्रोजन -180 डिग्री सेल्सियस पर, द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर, शुष्क बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर, द्रव फ्लोरीन -190 डिग्री सेल्सियस पर। 36वें का सही जवाब क्या होगा? क्रायो प्रिजर्वेशन
के अंदर क्या यूज किया जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन। -196 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और रॉकेट के अंदर जो है यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में खुले रूप में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है। हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन, नियोन। 37वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडॉन। तो वायु में नहीं पाई जाती है रेडॉन। अगला प्रश्न, इंग्लिश अब यहां से स्टार्ट हो रही है। इंग्लिश में देखिए, वी वर ऑल डैश बिकॉज द मूवी वाज डैश। साधारण सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इंग्लिश ग्रामर के एकदम बेसिक्स से प्रश्न जो है उठ करके आएंगे परीक्षा में। अब यहाँ पे देखिए, एक तरह से टेंस है ये, वी वर ऑल डैश बिकॉज द मूवी वाज डैश। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आपको ये तय करना है कि कौन से दो आएंगे इसके अंदर। प्रश्न संख्या 38वां, सही जवाब क्या होगा? वी वर ऑल बोर्ड बिकॉज द मूवी वाज बोरिंग। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान से देखिए, वी वर ऑल बोर्ड, हम बोर हो रहे थे, बिकॉज द मूवी वाज बोरिंग। यूपी-SSC की कुछ परीक्षाओं में इंग्लिश में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन पैट की परीक्षा में सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। 5 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे। आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट ही डिड नॉट आंसर। मैंने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और उसने जवाब नहीं दिया। क्या होगा? नो, नन, एनी, एनीवन। पेपर में आपको खुद ही इंग्लिश समझना है और खुद ही उसका आंसर देना है। कोई वहाँ पे आपको मीनिंग नहीं बताएगा, ठीक है। तो आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बट ही डिड नॉट आंसर, सी, एनी। अगर एनी ऑप्शन में ना हो तो एनीवन भी चल सकता है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट आंसर एनी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वी डैश बेटर डिस्कस द डिटेल्स लेटर। वी डैश बेटर डिस्कस द डिटेल्स लेटर। हैड, शुड, वुड, कुड। यहां पे क्या होगा? यहां पे लेटर शब्द दे रखा है, हैड होगा। वी हैड बेटर डिस्कस द डिटेल्स लेटर। Which is the odd one? Which is the odd one out? यहाँ पे जिस तरीके से हिंदी में कोई 4 शब्द दे देता है और बोल देता है कि कौन सा एक विषम है, यानी कि 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, उसी तरीके से इंग्लिश में भी जो है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विच वन इज द ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड कौन सा है? वॉयलेंट, ब्रूटल, वॉर्स, साइलेंट। वॉयलेंट, ब्रूटल, वॉर्स एक तरह के शब्द हैं, जबकि साइलेंट ये एकदम विपरीत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। एवरीबडी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज न्यू जॉब। क्या होगा डैश में? फॉर, विथ, ऑन, टू। एवरीबडी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज न्यू जॉब। तो यहाँ पे होगा एवरीबडी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज न्यू जॉब। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सी। निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, रासलीला, नटवरी नृत्य, बिछुआ। सही जवाब हो जाएगा बिछुआ। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे बड़ा ईंट का बना हुआ मीनार है। दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो
दुनिया में ईंट का सबसे बड़ा भव्य मीनार है, इसके निर्माण में किस शासक का नाम नहीं जुड़ा है? ये एज इट इज़ प्रश्न जो है पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी में। तो कुतुब मीनार काफ़ी फेमस है दिल्ली का, और इसके निर्माण में 3 शासकों का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पीसीएस में भी पूछा गया है ये प्रश्न। तो इसकी नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर उसके बाद वो मर गए। उसके बाद इसको फिर 2 से 3 मंजिला जो है इल्तुतमिश ने बनाया था, फिर इनकी भी मृत्यु हो गई, और अंतिम जो है इसका निर्माण जो है कराया फिरोज शाह तुगलक ने। और जो व्यक्ति इनके नाम के साथ जो नहीं जुड़ा हुआ है कुतुब मीनार के निर्माण के साथ, वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का नाम जुड़ा हुआ है कुतुब मीनार के निर्माण के साथ। ये प्रश्न जो है कुल 4 बार पूछा गया है, जिसमें से 3 बार पीसीएस में, 1 बार यूपी ट्रिपल एससी में। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? प्रश्न को ध्यान से समझिए। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, सही है। फ्रांस की क्रांति के कुछ मूल तत्व भी भारतीय संविधान में है। रूस की समाजवादी क्रांति भी शामिल है, लेकिन सन 1600 के आसपास जो कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसका कोई भी योगदान भारत के संविधान निर्माण में नहीं है किसी भी तरीके से। पहले 3 सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। अब यहाँ पे देखिए, रीजनिंग का प्रश्न आपके सामने है। DW GT JQ MN PK SH, इसको सॉल्व करना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप वीडियो को रोक करके समय भी ले सकते हैं, मैं आंसर बता देता हूँ। 46वें का यहाँ पे डी है। W से T के बीच में -3, फिर T आ जाएगा W के बाद, फिर T में अगर 3 माइनस घटाएंगे तो Q आ जाएगा। इसी तरीके से D में अगर 3 जोड़ेंगे तो G हो जाएगा, G में 3 जोड़ेंगे तो फिर ये आगे J हो जाएगा, और इसी तरीके से इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी VE। A B का ससुर है जो C की माँ है, D E की माँ है जो F और C का पिता है। A E से किस तरीके से संबंधित है? पति, भाई, ससुर, पिता। आप वीडियो को रोक करके समय ले सकते हैं, पर ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 15 से 20 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा बस। इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ मैं। 47वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पिता। A E से किस तरीके से संबंधित है? पिता। सभी छात्र शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, तार्किक निष्कर्ष क्या निकलेगा? इसका सर्कल बना लीजिए। सभी छात्र शिक्षक हैं, छात्र फिर शिक्षक, और फिर कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं। तो तार्किक निष्कर्ष क्या कहा जाएगा? कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, कुछ प्रधानाचार्य छात्र हैं। अगर आप इसका सर्कल बनाएंगे, छात्र का, शिक्षक का और प्रधानाचार्य का, तो एक बात एकदम तार्किक निष्कर्ष निकलेगा, वो ये कि कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली निकलेगा। बाकी कुछ प्रधानाचार्य छात्र हैं या नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात श्योर तरीके से कही जा सकती है कि कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, आपके सिलेबस में घातांक दिया हुआ है। जी हाँ, घात और घातांक से प्रश्न पूछा जाएगा। √2, √3/4, 4/6, इन सब का आरोही क्रम बताना है। प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। √2, √4 और √6, और इनकी जो घातांक है वो 3, 4 है। तो
तो आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है आपको। सही जवाब क्या होगा अगर इसको क्रम में लगाएंगे तो? 49वें का सही क्या होगा? वीडियो को रोक करके आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उत्तर मैं बता देता हूं, सी, सबसे छोटा √2, फिर हो जाएगा 4√6, फिर हो जाएगा 3 घातांक √4। सी इसका सही जवाब होगा। इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न, 2 की घात है x+4 माइनस 2 की घात x+2 बराबर में 3। ये एक समीकरण दिया हुआ है। अगर ये समीकरण है तो x का मान आपको निकालना है। x का मान क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? आंसर बता देता हूँ, आप वीडियो को रोक करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। 50वें का यहाँ पे सही जवाब है। UPSSC में पूछा गया प्रश्न है -2, x की पावर जो है -2 होगा। तो कुल मिला के आज हमने इस टेस्ट में 50 प्रश्न हल किए। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।